जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। निम्नलिखित में से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्पन रखा है? इसका जो सही जवाब है वो है थाईलैंड, ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्पन जो है वो थाईलैंड ने रखा है और इस चक्रवात का नाम अम्पन थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। ये चक्रवात 1999 में ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल चक्रवात है। आपको दोस्तों बता दें कि जो कल की डेट थी उस दिन ये चक्रवात जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराया और सुपर साइक्लोन अम्पन के दौरान 155 से लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया था पहले ही। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा में करीब 704 जो है कैंप बनाए गए थे और साथ ही 1,19,075 लगभग जो है लोगों को तटीय इलाके से दूर ले जाया गया था। और ये चक्रवात जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल चक्रवात है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको जो है चुना गया है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जापान के इससे पहले डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार जो है वो अब संभालेंगे। वो इस पद से हट रहे हैं और 22 मई को जो है डॉक्टर हर्षवर्धन इस पदभार को संभालेंगे। WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो इसका हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ WHO की, ये आप सभी जानते हैं, मैं कई बार रिपीट भी करता हूँ। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है, स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा है। और इसको जो फाउंड किया गया था यानी कि WHO को जो फाउंड किया गया था वो किस तारीख को किया गया था? 7 अप्रैल 1948 को इसको फाउंड किया गया था। WHO की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वीकृति दी है? इसका सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो जेवर जगह है ये दिल्ली के पास में एक जगह है बुलंदशहर, और वहीं पर उसी के पास में जेवर ये जगह है। तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने का जो है बात कही गई है। यहाँ पर आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म जिसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, ये आपको याद रखना है। तो उसको जो है सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले सुरक्षा मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से ये मामला लटका हुआ था, लेकिन अब ये मंजूरी मिल गई है और अब जो है इस पर काम जल्दी शुरू किया जा सकेगा। 5,000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ जो है रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद का जो हिंडन हवाई अड्डा है उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी यानी कि जो नेशनल कैपिटल रीजन होता है जिसे कहते हैं NCR, तो वहाँ उस क्षेत्र में ऐसा ये
तीसरा यानी कि थर्ड हवाई अड्डा होगा। तो आपको यहाँ पर बता दें, आपको जिससे पहले मालूम ही है, इंदिरा गांधी टर्मिनल जो है वो पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसके बाद फिर हिंडन बना, उसके बाद अब ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि एक जेवर जगह है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने जो है राज्य का जो बजट था वो पेश करने के दौरान एयरपोर्ट निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहे जेवर एयरपोर्ट के लिए सरकार पहले ही 4 से 6 रनवे बढ़ाने की मंजूरी दे चुकी है। पहले चरण में 1334 यानी कि 1334 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा और एयरपोर्ट के बनने से हज़ारों जो लोग होंगे उनको रोज़गार मिलेगा, वहाँ पर काम करने वाले लोग। साथ ही साथ एयरपोर्ट बनने से जो दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद आता है, ख़ास करके यूपी में, तो इन सब के जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समय लगता है, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। और अब जो है तो उनको सहूलत भी होगी, अगर उनको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेनी होंगी या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वहाँ पे चलाई जाएंगी, जिस पर निर्णय लिया जाएगा, तो उनको यहाँ पर आसानी होगी जो लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में खास करके रहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जलविद्युत परियोजना की वजह से वैध विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यक्रम इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि आपको इस को क्यों उठाया जा रहा है, इस पर क्यों चर्चा की जा रही है, इसकी मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के जो है कुल 18 गांव निवासी जो हैं वो प्रभावित होंगे। इसके तहत लगभग 2,70,000 पेड़ों की कटाई होगी और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। और इस क्षेत्र में पक्षियों की करीब 680 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जो भारत में पाई जाने वाली जो कुल पक्षियों की प्रजातियाँ हैं उनका लगभग 56% है। एक बहुत बड़ा जो है परसेंटेज है जो कि ये पाया जाता है। 56% की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। साथ ही साथ इडू मुश्मी कम्युनिटी होती है एक, वो उसके लिए लोग चारागाह भूमि, वनों और वन्यजीवों को होने वाले नुकसान को लेकर भी चिंतित हैं, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को एक पत्र के माध्यम से अवगत किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द किया जाए। और एटालिन जल विद्युत से क्या क्या होगा इसके बारे में मैंने आपको इस सवाल के पहले शुरू में ही आपको बता दिया मैंने। एटालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय वन संरक्षण और संबंधी कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई और ये परियोजना हिमालय के सबसे समृद्ध जैविक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा साथ ही साथ ये जो है पुरापाषाणकालीन इंडो चाइनीज़ और इंडो मलयन जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संधि स्थल पर स्थित होगी, इसलिए जो है यहाँ पर इसका विरोध किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ डिजिटलीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्टूडेंट्स के क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गए हैं और स्कूल से जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। तो अब जो है इसके लिए कई सारे नए कदम भी लिए जा रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है ये सर्विस नई शुरू की गई है और KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंकों में कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड भी देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ये सुविधा जो है केवल सेविंग्स अकाउंट जो खोलते हैं, करंट अकाउंट के लिए ये सुविधा नहीं है, उनके लिए दी गई है। पायलट बेसिस पर यह प्रयोग किया जा रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में जो है नो योर कस्टमर यानी कि KYC, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके लिए जो है मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया था और कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला ऐसा पहला बैंक हो गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? इसका सही जवाब है 35। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय अभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें कि 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और
35 को जो है लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। आपको यहाँ पर दोस्तों ये बता दें कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो है एक जानकारी अपलोड की गई और व्यापक चेकलिस्ट में दर्ज अभयचर प्रजातियों की संख्या 2009 में अगर हम देखें तो 2009 में से 284 से अब बढ़कर कितनी हो गई है 447। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त अभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियां भी इसमें शामिल की गई हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड को जारी किया है। इसका जो सही जवाब है वो है 20,500 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं नाबार्ड, उसने जो है 20,500 करोड़ रुपए की जो है ये जो अमाउंट है उसको जारी किया है। ये फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों जिसे कहते हैं आरआरबी के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए ये धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंक के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए आरआरबी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस देश ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है भारत। भारत ऐसा करने वाला देश बना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है और विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट में जूझ रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीज फंड वर्क एजेंसी जिसे कहते हैं UNRWA, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो UNRWA है इसको ध्यान रखिएगा, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन। तो इसका जो है अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स तो इसका हेडक्वार्टर्स है अम्मान, जॉर्डन में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है इसने और फ़लस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसी को दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले तो कि ये काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं इजराइल के। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने जुलाई 2019 में डेविड बेन गुरियन को पीछे छोड़ते हुए इजराइल के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि भी हासिल की थी। बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में 1996 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे। और 2005 की बात करूँ तो 2005 में नेतन्याहू लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर साल 2009 में दोबारा ये प्रधानमंत्री बने। बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद को संभाला है अब 2020 में। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है आपको हमें लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें chakranjosh.com।